नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक की यूट्यूब कहानी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और मेरे साथ आज कैमरे पर हैं मेरे सहयोगी मोहम्मद आसिम। माफ़ कीजिएगा, ऐसे तो आप सारे लोग मुझे ये हुक्म देते रहते हैं, ये मुझसे कहते रहते हैं कि मैं हर रोज़ आप सबसे मुखातिब हूँ, हाजिर हूँ, लेकिन कुछ इत्तेफाक ऐसा बन रहा है कि बहुत ही इर्रेगुलर हो गया हूँ। मुझे इस बात का एहसास है, हालांकि अंदर एक तकलीफ़ सी है इर्रेगुलर होने की वजह से। मेरे जो सहयोगी है लोकेंद्र जी, वो भी आते हैं हफ्ते में एक आध बार आप लोगों से मिलने, आप लोगों से बातें करने। तो कुछ ऐसा ही चल रहा है और फिर कोरोना है, वर्कलोड है दूसरे, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। आप ये हरगिज़ ना समझिएगा कि मैं जो है अपने बिज़ी होने की बात कहकर कोई इंप्रेशन झाड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, बल्कि बहुत विनम्रता से अपनी मजबूरी आप लोगों को मैं बताना चाहता था। बहरहाल इधर उधर की ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, सीधे मैं मुद्दे पर आऊँगा। आप लोगों को एक रोंगटे खड़े करने वाली मर्डर मिस्ट्री के बारे में बताऊँगा और उसके बाद मेरा जो पिछला वीडियो था उस वीडियो में आप लोगों ने जो कमेंट्स किए थे उनमें से कुछ चुनिंदा कमेंट्स पढ़ने की कोशिश करूंगा। और चुनिंदा का मतलब ये नहीं है कि मैंने कोई कमेंट्स चुनकर रखे हैं, बल्कि चुनिंदा का मतलब ये है कि रैंडमली मैं पढ़ूंगा और उसमें से जो भी कमेंट्स आंखों के सामने होगा उन कमेंट्स को पढ़ूंगा और कुछ अपने दर्शकों के, आप लोगों के नाम भी लूँगा। जिनके नाम छूट जाएंगे, जिनके कमेंट्स छूट जाएंगे, प्लीज़ वो नाराज़ ना हो। अगली बार जब इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट आएगा और अगर मेरी किस्मत अच्छी रही तो उस बार ज़रूर आपका नाम रहेगा, ऐसा मैं कोशिश करूँगा और ऐसा मैं वादा करता हूँ। तो ये हमारी ओर से ये सबमिशन है और अब आइए सीधे आपको जुर्म की एक भयानक कहानी, एक भयानक वाक़या सुनाता हूँ। ये मामला फरीदाबाद का है, दिल्ली के पास का ही एक टाउनशिप है, आप सब जानते हैं, नाम आपने सुना होगा। फरीदाबाद में एक पुलिस स्टेशन है तिगांव, और इसी तिगांव पुलिस स्टेशन में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है जसाना। दिल्ली एनसीआर में और ख़ासकर दिल्ली में भी, शहर में भी बहुत सारे गांव हैं जो कभी गांव होते थे लेकिन अब गांव रहे नहीं। आबादी ऐसी हुई कि मतलब गांव में जो आबादी का घनत्व, रेशियो जिसे कहते हैं, वो कम हुआ करता था, वो बहुत ख़त्म हो गया। बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं ये सारे, और पक्की सड़कें हैं, बिजली, पानी और डिश, जो भी दुनियावी और बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आजकल इन शहरों में जो गांव समाहित हो गए उन गाँव में मौजूद है। तो जसाना भी एक ऐसा ही गांव है फरीदाबाद में। कहने को तो गांव है लेकिन गांव नहीं है। और यहाँ की ये घटना है, तारीख है 11 अगस्त मंगलवार 2020, यानी इसी साल इसी महीने की घटना है। हुआ यूं कि जसाना गांव में एक दंपत्ति रहता था जिसका नाम था सुखबीर, जिसकी उम्र थी 27 साल, और सुखबीर की बीवी का नाम था मोनिका, जिसकी उम्र थी 25 साल। ये दोनों जो है जसाना गांव में अपने मकान में रहते थे और ये काफ़ी संपन्न लोग थे, रुपए पैसों की इनके पास कोई कमी नहीं थी। और ये जो जसाना गांव है, बेसिकली ये मोनिका जो वाइफ है उसका वो भी है मायका, और उसी मायके के ही गांव में मोनिका ने और उसके पति सुखबीर ने मिलकर एक मकान बनवा लिया था और दोनों पति पत्नी वहीं रहते थे। चूँकि मोनिका के पेरेंट्स भी वहाँ रहते थे उसी गांव में, तो और जैसा कि मैंने आपको बताया कि संपन्न लोग हैं, पैसे वाले हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है, उनके घर में गायें हैं। तो दूध जो है वो मोनिका के पास, मोनिका के पिता के घर से रोज़ आता था। बेसिकली ये मोनिका ही जो है शाम के वक्त में पैदल घूमती टहलती हुई अपने मम्मी पापा के पास जाती थी और वहाँ से दूध लेकर आती थी। लेकिन 11 अगस्त को हुआ यूं कि मोनिका दूध लेने के लिए अपने मायके नहीं गई, अपने पीहर नहीं गई। और जब नहीं गई तो मायके वाले परेशान हुए, कुछ देर तक उन्होंने इंतज़ार किया। उसके बाद उन्होंने मोनिका को फ़ोन करना शुरू किया। मोनिका का फ़ोन जो है वो नॉट रीचेबल जा रहा था। जब फ़ोन नॉट रीचेबल जाने लगा तो उन्हें लगा कि शायद मोनिका का फ़ोन जो है वो डिस्चार्ज हो गया होगा, बैटरी ख़त्म हो गई होगी। फिर उन्होंने मोनिका के पति यानी सुखबीर के मोबाइल फ़ोन पर कई कॉल किए, लेकिन उसका भी फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ था,
या नॉट रीचेबल था। इस वजह से दोनों से संपर्क नहीं हो पाया, और जब संपर्क नहीं हो पाया तो घर वाले थोड़े परेशान भी हुए। उनको ये लगने लगा कि यार दोनों का मोबाइल फ़ोन एक साथ कैसे स्विच ऑफ हो सकता है, कहाँ चले गए होंगे दोनों, और दोनों ने अपना फ़ोन क्यों स्विच ऑफ कर दिया। इस तरह की चिंता जो है उनके मन में होने लगी। और जो मोनिका का भाई है वो फिर अपनी बहन और जीजा जी के लिए दूध का कैन लेकर इनके घर पहुंचा। शाम का वक्त था, तकरीबन यही 6:30-7 बज रहे थे। तो बाहर आने के बाद उन्होंने उस भाई जो था उसने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। जब काफ़ी देर तक आवाज़ लगाने के बाद जो है कोई रिस्पॉन्स अंदर से नहीं मिला, तो वो जो लड़का था जो दूध लेकर आया था उसने नोटिस किया कि दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं है बल्कि भिड़ा हुआ है, या जिसे बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना, भिड़काया हुआ है। तो उसने फिर सोचा कि जब दरवाज़ा खुला है तो चलो अंदर चल के देखते हैं दीदी कहाँ है और जीजा जी कहाँ हैं। तो जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला और वो अंदर दाखिल हुआ, अंदर का मंज़र इतना भयानक था कि वो दूध का कैन फेंक कर चीखता हुआ घर से बाहर निकल आया वो लड़का, और वो बुरी तरह से रो रहा था, चिल्ला रहा था, और उसकी चीख सुनकर आसपास के लोग वहाँ इकट्ठा हो गए। किसी तरह से इस लड़के से पूछा कि भाई क्या मामला है, तुमने क्या देख लिया ऐसा, क्यों इतना चिल्ला रहे हो। तो उस लड़के ने कहा कि अंदर दीदी और जीजा जी दोनों मरे पड़े हैं। गांव वाले भी बड़े हैरान हुए कि भाई ऐसा कैसे हो गया, मतलब गांव में लोगों की आबादी के बीच में इस तरह पति पत्नी की हत्या हो जाए, किसी को पता ना चले, कोई शोर ना मचे, कैसे मुमकिन हुआ। गांव के लोग भी बहुत परेशान हुए, और वो फ़ौरन जो है इस लड़के के साथ सुखबीर और मोनिका के घर घुसे। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि वाकई दोनों की लाशें, मोनिका की और सुखबीर की लाशें जो है उनके बेडरूम में, बेड के ऊपर तो नहीं बल्कि नीचे फर्श पर पड़ी हुई है, और पूरा शरीर जो है वो रक्त रंजित है, लहूलुहान है। जिस्म पे धारदार हथियार से या किसी भारी चीज़ से वार किए जाने के भी निशान हैं, गोली के भी निशान हैं, और हाथ पैर मुंह ये सारी चीज़ें जो है, ये सारे शरीर के अंग जो है वो टेप से बहुत टाइटली बांधे गए हैं। तो ये सब देखकर जो है पूरा गांव जो है वो सकते में आ गया। फ़ौरन पुलिस को इस घटना की सूचना दी गई, और आप सोचिए कि वो मंज़र कितना भयानक होगा कि पूरा घर खूनी खून, 2 लाशें पड़ी हुई, और लाशों पर टेप चिपके हुए, गोली के भी निशान, भारी चीज़ के भी निशान। बहुत ही भयानक मंज़र था, मतलब इससे ज़्यादा मैं डिस्क्राइब कर नहीं सकता। और मुझे यकीन है कि आप लोग जो है उसको विजुअलाइज़ कर पा रहे होंगे कि कैसी स्थिति रही होगी उस वक्त। पुलिस को फ़ौरन खबर दी गई। तिगांव पुलिस स्टेशन की पुलिस और इसके अलावा फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट की और भी फोर्स, बड़े ऑफिसर्स वहाँ पर पहुँचे, क्योंकि डबल मर्डर का मामला था, और वो भी एक गांव के अंदर, और वो भी प्रभावशाली परिवार, मतलब जिसे कहते हैं कि पैसे वाला परिवार। तो वो सारे एलिमेंट थे। पुलिस को दौड़कर यहाँ पहुँचना पड़ा, और पुलिस यहाँ पहुँचने के बाद पुलिस ने बारीकी से पूरे मौके का मुआयना किया। दोनों लाशें पुलिस ने रिकवर की, और रिकवर करने के बाद पुलिस ने उनको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। जब घर का पुलिस ने बारीकी से मुआयना किया तो उन्होंने ये भी देखा कि घर में जो है, घर का बहुत सारा सामान जो है वो बिखरा हुआ है। अलमारी खुली पड़ी है, और बेड बॉक्स का कुछ हिस्सा खुला हुआ है। जहाँ पर भी कुछ बिलोंगिंग्स या कोई कीमती चीज़ रखी होने की गुंजाइश हो सकती है, वो सारी जगह जो है, वो सारी चीज़ें अस्त व्यस्त थीं। और इसे देखकर पुलिस को ये लग रहा था कि इस घटना के पीछे लूटपाट की वजह भी हो सकती है। लेकिन एट द सेम टाइम पुलिस थोड़ी कंफ्यूज्ड भी थी। कंफ्यूज्ड इसलिए थी कि पुलिस को ये लगा कि अगर लुटेरे इतने, मतलब इतनी संख्या में थे और इतने पावरफुल थे कि उन्होंने इस पति पत्नी को ओवर पावर कर लिया था, उनको कब्जे में कर लिया था, उनके हाथ पांव मुंह पे टेप चिपका दिया था, तो ऐसा भी कर सकते थे कि जो भी कीमती चीज़ें लूटनी थी वो लूट कर चले जाते। इन दोनों की जान क्यों ले ली, ये एक बात जो है वो पुलिस को समझ में नहीं आ रही थी। तो यहाँ पर एक कंट्रडिक्शन वाली बात थी। कहने का मतलब ये कि एक तरफ तो पुलिस को लग रहा था कि शायद लूटपाट के लिए हत्या हुई होगी क्योंकि घर की सारी चीज़ें बिखरी हुई थी, और दूसरी तरफ पुलिस को ये भी लग रहा था कि शायद लूटपाट वजह न हो, लुटेरे असल में लुटेरे नहीं बल्कि कोई ऐसे दुश्मन हों जो कत्ल करके इसे लूट का रंग देना चाहते हैं, ताकि
पुलिस की जांच जो है वो भटक जाए। ये भी एक वजह हो सकती है, पुलिस को ये लग रहा था। लेकिन पुलिस को जांच तो आगे बढ़ानी थी। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई और उसमें पता चला कि इन दोनों की हत्या एक ही वक्त पर की गई और दोनों को गोली भी मारी गई थी और भारी चीज़ से इन पर हमला भी किया गया था। तो कहने का मतलब ये कि जिस्म पर चोट के कई निशान थे। लेकिन ये सारी बातें तो चलिए मौत के तौर तरीके के बारे में सुराग दे रहे थे, लेकिन कातिलों के बारे में कोई सुराग अब तक की छानबीन में पुलिस के पास नहीं था। दिक्कत एक ये भी थी कि पति पत्नी दोनों का मोबाइल फ़ोन भी गायब था और दोनों मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ थे। अब पुलिस ने घर में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उन सीसीटीवी कैमरों की जांच करने की कोशिश की और उस कोशिश में पुलिस को कामयाबी मिली। घर के अंदर किसी सीसीटीवी कैमरे में तो ये जो कातिल हैं या लुटेरे हैं, जो भी कह ले आप, इनकी कोई तस्वीर कैद नहीं हुई थी। शायद उन्होंने कैमरे को कहीं मोड़ दिया होगा या कैमरे को डिस्टॉर्ट किया होगा, डिस्टर्ब किया होगा। लेकिन घर के बाहर गेट के पास एक जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, उस कैमरे में ये दिखा कि मंगलवार 11 अगस्त की दोपहर को दो अलग अलग बाइक्स में 4 नकाबपोश लोग इस घर में दाखिल हुए और दाखिल होने के बाद तकरीबन आधे घंटे तक ये चारों लोग इस घर के अंदर रहे और आधे घंटे बाद ये चारों घर से निकले और फरार भी हो गए। इसकी जो तस्वीरें कैद हुई थी उसका भी सीक्वेंस मैं जल्दी से आपको बताता हूँ। सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे में एक बाइक नज़र आई जिस बाइक में 2 लोग बैठे हुए थे। ये लोग उस घर के पास आकर रुक गए, शायद इंतज़ार कर रहे थे अपने बाकी 2 साथियों के आने का। जब बाकी के 2 साथी आए तो इसके बाद एक एक करके दोनों बाइक से ये चारों लोग उतरे और घर के अंदर चले गए। आधे घंटे के बाद तकरीबन जो 4 लोग अंदर गए थे उसमें से 2 लोग बाहर आए और बहुत तेज़ी से वो बाइक में बैठे और वो भी कुछ देर तक इंतज़ार करते रहे। फिर पीछे से 2 लोग और दौड़ते हुए आए। भागते वक्त उनमें बड़ी तेज़ी थी, वो दौड़ते हुए आया और वो भी दूसरी बाइक में बैठे और फिर चारों लोग एक साथ वहाँ से फरार हो गए। तो ये एक सीसीटीवी फुटेज पुलिस को वहाँ हाथ लगी। लेकिन दिक्कत ये थी कि एक तो ये कोरोना का दौर चल रहा है, आदमी ऐसे ही चेहरे पर मास्क लगाए हुए घूम रहा है। ऊपर से जो क्रिमिनल या किलर्स हैं उनकी तो आदत ही है कि वो चेहरे पर मास्क लगाकर घूमते हैं ताकि कोई उनको पहचान ना पाए। और यहाँ क्रिमिनल्स के लिए एक फ़ायदेमंद बात यह भी है कि चेहरे पर मास्क लगाकर आजकल अगर कोई भी कहीं आता जाता है तो कोई क्रिमिनलों को भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। मतलब ये नहीं समझ पाता कि इसका कोई इल मेंटलिटी है या कोई रॉन्ग मेंटलिटी से ये घूम रहा है। लोगों को लगता है कि भाई बहुत ही जिम्मेदार नागरिक है कि मुंह पे नकाब लगाया हुआ है। तो इन किलर्स के साथ भी ऐसा ही था। ये किलर्स नकाब लगाए हुए दिन दहाड़े दोपहर को वहाँ पर पहुँचे थे और किसी ने इन पर कोई शक नहीं किया, क्योंकि जाहिर है ये छुपते छुपाते तो आए नहीं, बाइक लेकर मेन रोड से आए। लोगों की नज़र भी पड़ी होगी लेकिन लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा, समझ नहीं पाए होंगे। बहरहाल ये जो सीसीटीवी फुटेज मिला, इस सीसीटीवी फुटेज में इतनी बातें बताने का मतलब ये है कि इनके चेहरे पर नकाब था और पुलिस के लिए इनका चेहरा पहचान पाना मुश्किल हो रहा था। और जो बाइक्स के नंबर प्लेट्स थे वो भी इतने विजिबल नहीं थे कि नंबर प्लेट के ज़रिए इनके बारे में पुलिस को कुछ पता लग पाता। लेकिन मैंने जैसा कि आपको बताया, पुलिस को मोटे तौर पर 2 मोटिव इस मामले में समझ में आ रहे थे। एक तो लूटपाट और दूसरा आपसी रंजिश या दुश्मनी। तो लूटपाट वाले मोटिव पर तो खैर पुलिस जांच कर ही रही थी। इस मामले की जांच फरीदाबाद पुलिस ने फ़ौरन अपने ही क्राइम ब्रांच को दे दी, यानी क्राइम ब्रांच को इस मामले की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि वो इस मामले को सुलझाए। स्पेशलाइज्ड पुलिस वाले जिनका काम ही है इस तरह के मामलों को सुलझाना, उनको ये काम दिया गया। तो 2 मोटिव पर पुलिस काम कर रही थी। तो लूटपाट के मोटिव पर काम करते हुए पुलिस ने फरीदाबाद और आसपास के इलाके के जितने छटे हुए बदमाश हैं, लुटेरे हैं, उनको जो है पुलिस ने स्कैन करना शुरू किया। जो जेल में थे उनको रिमांड पर लेकर पूछताछ की तैयारी पुलिस ने शुरू की। प्लस इसके अलावा जो लोग बाहर थे क्रिमिनल, उनसे भी पुलिस ने पूछताछ शुरू की और पुलिस ने कहा कि इस तरह की घटना कौन अंजाम दे सकता है। तो कुल मिलाकर जो प्रोफेशनल लूटर्स हैं, प्रोफेशनल रॉबर्स हैं, पुलिस उसको स्कैन करके एक तरफ ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि कहीं फरीदाबाद और आसपास के इलाकों के लुटेरों के किसी गैंग ने तो इस घटना को अंजाम नहीं दिया। और दूसरी तरफ पुलिस जो है इस एंगल से भी मामले को देख रही थी कि कहीं ये मामला दुश्मनी का ना हो, और अगर दुश्मनी का होगा तो ज़रूर ये दुश्मन जो है वो
सुखबीर और मोनिका को जानता होगा, क्योंकि बगैर जान पहचान के या बगैर कोई लेन देन के कोई दुश्मन कैसे बन सकता है। तो इसीलिए जो किलर्स हैं वो फैमिली के नोन हो सकते हैं। एक बात पुलिस के दिमाग में ये भी थी। तो पुलिस को जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगी, उस फुटेज को पुलिस ने सुखबीर और मोनिका के जो परिवार के लोग हैं उनको ये फुटेज पुलिस ने दिखाई। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जब सुखबीर और मोनिका के घर वालों ने ये फुटेज देखी तो पहली ही नज़र में घर वालों के चेहरे का रंग उतर गया। वो ऐसे ही परेशान थे, उनके घर में डबल मर्डर हो चुका था, लेकिन अभी दोहरी परेशानी ये हो गई कि ये जो फुटेज देखा, इस फुटेज में एक आदमी ऐसा था जो इस फैमिली से जुड़ा हुआ था, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि इसी परिवार का एक रिश्तेदार था। लोगों ने फौरन उस लड़के को पहचाना। उस लड़के का नाम है विष्णु। 25 साल उसकी उम्र है और वो दिल्ली के वजीराबाद इलाके में रहता है। विष्णु जो है बेसिकली ये जो लड़की है मोनिका जिसकी हत्या हुई थी, पति पत्नी जो मोनिका है उसके भाभी का भाई था। ये रिलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए थोड़ा और क्लियर करना चाहता हूं। तो ये मोनिका के भाभी का भाई था, यानी भाभी का सगा भाई। चलिए एक और भी रिलेशन बनता है, वो रिलेशन मैं बताने की कोशिश करूंगा तो शायद मैं खुद तो कंफ्यूज हो ही जाऊंगा, आप लोगों को भी और कंफ्यूज कर दूंगा। तो कुल मिलाकर आप ये समझिए कि सुखबीर और मोनिका दो लोगों की हत्या हुई थी, और मोनिका की भाभी का भाई विष्णु जो है वो इस हत्या में शामिल नजर आ रहा था, क्योंकि उसकी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। जब पुलिस ने ये तस्वीर घर वालों को दिखाई, घर वालों ने फौरन पहचान लिया और कहा कि अरे ये तो विष्णु है, और विष्णु ऐसा कैसे कर सकता है, क्यों यहाँ आया था। तो जब पुलिस को ये सारी बातें पता चली, पुलिस ने फौरन विष्णु के पीछे अपने मुखबिरों का और अपने स्पेशलाइज्ड जो पुलिस वाले हैं उनकी टीम लगाई ताकि विष्णु को पकड़ा जा सके। और तकरीबन 40-42 घंटे की तहकीकात के बाद, तफ्तीश के बाद पुलिस ने विष्णु को धर दबोचा। विष्णु से जब पूछताछ हुई, 25 साल का लड़का, तो उसने शुरू में थोड़ी हिला हवाली की, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती की और उसको सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास होने की बात कही तो विष्णु के पास अपना जुर्म कबूलने के सिवाय कोई चारा नहीं था। उसने कहा कि हाँ उसने ये कत्ल किया है, और उसने ये भी बताया कि उसके साथ जो 3 लोग और थे वो उसके दोस्त हैं। उनके बारे में भी मैं आपको बताऊं, इसमें एक लड़का है 22 साल का जिसका नाम है सोनू, ये मेरठ का रहने वाला है, परीक्षितगढ़ एक जगह है वहाँ का। और बाकी 2 लड़के हैं, यतिन उर्फ छोटे और कुलदीप कुमार उर्फ कैलाश सिंह। तो कुल मिलाकर ये 4 लोग इस हत्याकांड में शामिल थे, जैसा कि सीसीटीवी कैमरे में भी जो तस्वीरें कैद हुई थी उससे पता चला। और इन चारों को ही पुलिस ने एक एक करके विष्णु की निशानदेही पर गिरफ्तार कर लिया और इनसे पूछताछ हुई। लेकिन पूछताछ में विष्णु ने इस मर्डर के पीछे जो मोटिव या जो कहानी बताई, वो कहानी अपने आप में एक बहुत ही दुखद, बहुत ही अफसोसनाक और कॉम्प्लिकेटेड कहानी थी। विष्णु ने कत्ल की ये साजिश रची थी 3 अगस्त को। 3 अगस्त याद कीजिए, रक्षाबंधन का दिन था, और 11 अगस्त को यह हत्या हुई। रक्षाबंधन के दिन कत्ल की ये साजिश विष्णु ने इसलिए रची क्योंकि विष्णु की जो बहन है उसने अपने भाई की कलाई पर राखी बांधते हुए अपने भाई को ये बताया था कि मुझे सुखबीर जो है वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, यानी मोनिका, एक सेकंड, सुखबीर ब्लैकमेल कर रहे हैं, यानी जो मोनिका है उसके भाभी का भाई, तो उसके भाभी की बहन हुई वो लड़की जिसने विष्णु को यानी अपने सगे भाई को यह बताया था कि मुझे मोनिका के पति यानी सुखबीर जो है वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। और ब्लैकमेल करने की जो वजह है वो ये है कि उस लड़की की कुछ ऐसी तस्वीरें सुखबीर के पास और कुछ ऐसे वीडियो सुखबीर के पास थे जो शायद ज़माने के सामने आते तो वो अच्छी बात नहीं होती।
आप इसको ये कह सकते हैं कि कुछ पर्सनलाइज्ड फोटोग्राफ्स और वीडियोस जो है वो सुखबीर के पास मौजूद थे। और ये जो सुखबीर था जिसकी हत्या हुई थी, ये इतना शातिर खिलाड़ी था कि वो अपने ही रिलेशन में आने वाली एक लड़की को इस तरह से न सिर्फ उसके साथ एक ऑब्जेक्शनेबल रिलेशनशिप में था, बल्कि उस लड़की को ये ब्लैकमेल भी कर रहा था। वो लड़की काफ़ी समय से सुखबीर के इन करतूतों की वजह से अंदर ही अंदर घुट रही थी, परेशान थी। लेकिन जब 3 अगस्त की तारीख आई, रक्षाबंधन का दिन आया, भाई के साथ उसका मिलना हुआ। भाई की कलाई में जब वो राखी बांध रही थी और भाई ने उससे कुछ हमदर्दी के 2 बोल कहे, तो उस बहन से रहा नहीं गया और बहन ने सारी बात भाई को बता दी, विष्णु को बता दी। और विष्णु से कहा कि ये सुखबीर मुझे ब्लैकमेल करता है और मेरी कुछ तस्वीरें और वीडियोज़ उसके पास हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी रक्षा करो। भाई बहन का जो रिश्ता है वो बड़ा नाजुक होता है, इमोशन से भरा हुआ होता है। और ऊपर से रक्षाबंधन के दिन अगर कोई बहन अपनी भाई से अपनी रक्षा के लिए, अपनी मदद के लिए गुहार लगाए, तो कोई भी भाई आमतौर पर पसीज जाएगा और उसको लगेगा कि मैं अगर अपनी बहन के लिए कुछ कर पाता हूँ तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी। विष्णु को भी ज़रूर अपनी बहन की मदद करनी चाहिए थी, लेकिन शायद इस तरह से नहीं जिस तरह से उसने मदद की। विष्णु ने इस मामले का खात्मा करने के लिए सीधे जो है वो सुखबीर की हत्या करने का ही प्लान बना लिया। इन लोगों ने पहले अपने दोस्तों के साथ मिलकर रेकी की। ये जो विष्णु है वो शराब के ठेकेदार के लिए काम करता था, शराब की ठेकेदारी करता था, और इसी सिलसिले में उसके कुछ ऐसे ही छुट भैये कह लीजिए या थोड़े क्रिमिनल माइंडेड टाइप के लड़कों से भी उठना बैठना था। तो उस तरह के लड़कों से विष्णु ने और बातचीत की, आर्म्स एम्यूनिशन का जुगाड़ किया, और उसके बाद 11 तारीख को रेकी वेकी करने के बाद ये सुखबीर और मोनिका के घर के बाहर आकर खड़े हो गए, इंतज़ार करने लगे सही मौके का। जब पूरा का पूरा 4 लोगों का गैंग वहाँ पर मौजूद हुआ, आ गया, तो इसके बाद ये सारे लोग घुसे। और घुसने के बाद उनका टारगेट तो सुखबीर की ही हत्या करना था, लेकिन जैसा कि आपको पता है पति पत्नी घर में अकेले थे, तो सुखबीर की जब हत्या हो रही थी तो मोनिका जो है उसने विष्णु को पहचान लिया था। और विष्णु को ये लगा कि अगर मोनिका ज़िंदा रह गई तो मैं भी इस मामले में पकड़ा जाऊंगा और जेल जाऊंगा। तो उसने अपने आप को बचाने के लिए और अपने साथियों को बचाने के लिए विष्णु के साथ साथ बेकसूर उसकी बीवी मोनिका की भी हत्या कर दी। और इस तरह देखते ही देखते 3 तारीख को कत्ल की साजिश रची गई और 11 तारीख को एक दंपति की हत्या हो गई। उसमें भी जो जिसकी हत्या हुई सुखबीर 27 साल की, उसका तो चलो गुनाह था भी, उसका तो जुर्म था भी कि वो कुछ तस्वीरों के साथ एक लड़की को ब्लैकमेल कर रहा था। लेकिन मोनिका तो बिल्कुल बेकसूर थी, वो सिर्फ अपने पति की करतूत और पति की हरकतों की वजह से जो है बेमौत मारी गई। पुलिस ने 48 घंटे की मशक्क़त के बाद इस पूरे मामले को न सिर्फ सुलझा लिया बल्कि गुनहगारों को गिरफ्तार कर लिया, और जो कत्ल के पीछे की कहानी थी, जो मोटिव था, उसे भी पुलिस ने पूछताछ करके क्लियर कर लिया। अब इस मामले की जांच तकरीबन पूरी हो चुकी है, पुलिस कुछ फॉर्मेलिटीज़ में लगी है। उसके बाद जल्द से जल्द इस मामले की चार्जशीट फरीदाबाद की पुलिस दाखिल करेगी और गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने की पुलिस कोशिश करेगी। आप सब बहुत सारे लोग ऐसा पूछते हैं कि क्या सज़ा होगी। कत्ल के मामले में सज़ा आजीवन कारावास की है या फिर फांसी की है। ये मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की श्रेणी में मेरे हिसाब से तो नहीं है, तो इसीलिए आजीवन कारावास की सज़ा होगी अगर इन चारों पर जुर्म साबित हो गया तो। बहरहाल अब वक्त है उन मैसेजेस का जो आपने पिछले वीडियो में मुझे भेजे थे, तो वो मैसेज जो है मैं आप सबके सामने पढ़ना चाहता हूँ। जिनका मैसेज मैं नहीं पढ़ पाऊँगा उन लोगों का नाम पढ़ूंगा, और जिनका नाम भी नहीं पढ़ पाऊँगा प्लीज़ वो भी थोड़ा धैर्य रखें। हो सकता है अगले बार जब आप कमेंट करें अगली बार, तो तब आपका नाम या मैसेज पढ़ने का मौका मुझे मिले। इट्स सूर्या ब्लॉग्स के नाम से एक आईडी है जो अपने चैनल के लिए मदद मांग रहे हैं। इनका ये कहना है कि वो गांव के गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं, तो इसीलिए उनकी मदद के लिए जो है इनके चैनल को सपोर्ट कीजिए। इट्स सूर्या व्लॉग्स के नाम से एक आईडी है। और राहुल प्रजापति ने उसको जवाब दिया है, क्यों झूठ बोलते हो आप। उसके बाद सूर्या ब्लॉग्स ने उनको जवाब भी दिया है कि झूठ नहीं बोलते, वो सच बोल रहे हैं। फिर राहुल प्रजापति ने माफ़ी भी मांग ली है। तो हमारे जो क्राइम तक परिवार के लोग हैं वो आपस में लड़ते झगड़ते भी हैं, लेकिन बाद में एक भी हो जाते हैं, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। राजेश वर्मा जी, और इन्होंने जो है अपनी राय जाहिर की है कि अगर देश की सच्चाई देखनी है
तो किसको यूट्यूब पर देखना चाहिए और किसको नहीं देखना चाहिए। उन्होंने गोदी मीडिया, गुलाम मीडिया, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए भी अपने कमेंट में कुछ कुछ बातें लिखी है। प्रदीप भाई कह रहे हैं कि बहरीन की उस महिला के बारे में हमें कहानी सुनानी चाहिए, उसके बारे में बतानी चाहिए, जिसने बहरीन के एक सुपरमार्केट में भगवान गणेश की मूर्तियां जो है उनको पटक पटक कर तोड़ दिया था। वाकई वो तस्वीर बहुत विचलित करने वाली और दुख देने वाली थी। मैंने भी जब वो तस्वीरें देखी मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। कैसी सोच होती है लोगों की। आप किसी की पूजा करो, इबादत करो, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन कोई किसी दूसरे की ज़िंदगी में खलल तो न डालो, किसी की भावनाओं से न खेलो। वो मूर्तियाँ कौन सी काटने दौड़ रही थी कि इसने तोड़ा, मुझे ये बात समझ में नहीं आई। खैर, बहरीन जो है वो एक उदारवादी देश के रूप में जाना जाता है और बहरीन के जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने फ़ौरन ये अपडेट भी किया था ट्विटर पर कि उस महिला के खिलाफ़ कानूनी तौर पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। मनीष भास्करन, इन्होंने जो है लिखा है कि सुप्रतिम जी आप रोज़ आया करें और आपके कथन का, कहानी बताने का ये तरीका जो है वो बहुत अच्छा है, यथार्थवादी है और समाज के लिए अनुकूल है। इन्होंने ये भी लिखा है कि टेलीविज़न के धारावाहिकों से जो है कहीं बेहतर है ये। थैंक यू वेरी मच मनीष भास्करन जी, बहुत धन्यवाद आपका दिल की गहराइयों से। लवप्रीत कौर ये लिख रही हैं, वीर जी साढ़े चैनल ते देखो शॉर्ट फिल्म का नाम कुछ इसके ऊपर है। शॉर्ट फिल्म जो है वो 1984 लिखा हुआ है, तो जाहिर है जो दुर्भाग्यजनक घटना हुई थी, सिख विरोधी दंगे वगैरह भी हुए थे, शायद उसके ऊपर ये फिल्म होगी। तो लवप्रीत कौर जी ने अपना लिंक भी उसमें दिया है। एनीवे, सिद्धार्थ दामोदर जी, बिग फैन ऑफ योर्स, एंड शमसर बिग फैन ऑफ क्राइम तक फैमिली, लव यू ऑल। थैंक यू सिद्धार्थ जी। और मीता भट्टाचार्य जी जो मेरे होम टाउन से हैं, जमशेदपुर से, वो लिख रही हैं कि उन्हें बड़ी खुशी है कि दिल्ली में कैट एम्बुलेंसेस जो है इतना अच्छा काम कर रही है, वरना बहुत सारी जगहों पर और छोटे शहरों में जो है वो लोग एम्बुलेंस के लिए इंतज़ार करते रह जाते हैं, फ़ोन करते रह जाते हैं और एम्बुलेंस वक्त पर नहीं पहुंच पाते। बिल्कुल आपकी बात सही है, हेल्थ सर्विसेज का बहुत बुरा हाल है पूरे देश में। और मैंने बहुत सारे लोगों को ये अच्छी बात कहते हुए सुनी है कि सरकार को हेल्थ सर्विसेज पूरी तरह से जो है वो अपने कंट्रोल में ले लेना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन उसका नहीं करना चाहिए, और एडुकेशन का भी प्राइवेटाइजेशन जो है वो ख़त्म होना चाहिए। मुझे लगता है कि इस बात में बड़ा दम है। देखिए, सरकार के बड़े बड़े मंत्री, नेता, सांसद, ये लोग जब बीमार होते हैं तो हाई प्रोफाइल 5 स्टार हॉस्पिटल्स में जाकर इलाज कराते हैं, सरकारी अस्पताल में नहीं जाते। ऐसा नहीं कि कोई नहीं जाता। अभी गृह मंत्री अमित शाह बीमार हुए थे तो वो एम्स गए ज़रूर थे, लेकिन ऐसे नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है जो दिल्ली एनसीआर के प्राइवेट हॉस्पिटल में कोरोना का शिकार होने के बाद इलाज करा रहे थे, लेकिन वो सरकारी हॉस्पिटल नहीं गए। तो बड़ी विडंबना है, होनी चाहिए। सूरज सोलंकी ये बेस्ट विशेस कह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सूरज जी। अमन की दुनिया, जब आप बताते हो कि इन्होंने मुझे बहुत गाली दी है, ऐसा बोलते वक्त आप बहुत क्यूट लगते हो, क्योंकि आपको गुस्सा भी आ रहा होता है और आप कंट्रोल करके कमेंट का रिस्पॉन्स भी देते रहते हो। बट आई सैल्यूट द वे यू मेंटेन द कॉन्फिडेंस इन योर टोन। क्या खूबसूरत बात आपने कही। आप भाई माइंड रीड कर लेते हैं। ऑनेस्टली सेइंग, अगर कोई भी ऑब्जेक्शनेबल वर्ड किसी के लिए कहता है तो तकलीफ़ तो होती है पढ़ने वाले या सुनने वाले को, लेकिन यहाँ पर बैठकर मैं उस तरह से रिएक्ट और रिटेलिएट नहीं कर सकता। ऐसे भी मैं अपने पर्सनल लाइफ में भी कोई आदमी अगर मेरे खिलाफ़ हिंसा पर उतारू होता है, चाहे वो ज़ुबान से हिंसा पर उतारू हो या फिज़िकली हो। फिज़िकली वाली नौबत तो भगवान की कृपा से बहुत सालों से नहीं आई। यंग एज में जब बिल्कुल ही जिसे कहते हैं कि लड़कपन वाले दौर थे तो उस समय बहुत लड़ाइयाँ और मारपीट होती थी, लेकिन जब से मैच्योर हुआ हूँ उस तरह के फिज़िकल हिंसा का शिकार नहीं होना पड़ा। हाँ, कुछ कवरेज के दौरान एक आध जगह हुआ ज़रूर, तो उस पर तो कुछ कर नहीं सकता था, और उस पर कोई एक या दो आदमी कवरेज के दौरान आपसे हिंसा नहीं करता है, बल्कि आप अक्सर भीड़ का शिकार बनते हैं। मैं भी बना हूँ, तो वो एक अलग बात है। वरना जो वर्बल एब्यूज़ कह लीजिए या अटैक कह लीजिए, वर्बल अटैक बाय वर्ड्स, उस तरह की चीज़ों को झेलने की का बड़ा पोटेंशियल मुझ में है। आप इसे मेरी कमज़ोरी भी कह सकते हैं और मेरा स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट भी मेरी पर्सनालिटी का कह सकते हैं। तो ये बात तो है। लेकिन अगेन, अमन की दुनिया, आपने जो ये रीड किया है मेरे बारे में, ये बहुत सही बात आपने रीड की है। विनोद,
इन्होंने बांग्ला में लिखा है, ओ माई गॉड शेयर ना करे पार्लम ना मस्ट वॉच दिस। इन्होंने एक वीडियो का, एक यूट्यूब का लिंक दिया है। अच्छा, विनोद बड़े चर्चे में है, आप सब जानते हैं क्यों? कौन वाले? विनोद शर्मा ने पेटीएम के उससे बोला था। अच्छा, वो बता रहे हैं आसिम कि विनोद जो है वो पेटीएम वाले विनोद के तौर पर बड़े चर्चित है। मैंने पढ़ा बेसिकली विनोद एक ऐसा व्यक्ति है या ऐसा शख्स है जो बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में जो है सिर्फ मतलब लगातार कमेंट करता है, और जो कमेंट करता है उसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखता, सिर्फ अपना नाम लिखता है विनोद। तो मल्टीपल वीडियोस में इस तरह के कमेंट वो करता है विनोद। तो ये जो नाम लिखने का तरीका है ये मतलब बड़ा एक अजीब सा ट्रेंड है कि भाई ऐसा कमेंट करके वो क्या हासिल करना चाहता है। मतलब इस कमेंट में कोई बुराई तो नहीं है, लेकिन वो अपना नाम हर वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल देता है। तो इसीलिए जिस तरह से आपको याद होगा कि पिछले दिनों नोट पर लिखा हुआ आता था ना कि एक लड़की का नाम था, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि उस नाम की बहुत सारी लड़कियाँ हैं समाज में और शायद उनका मजाक बने, लेकिन वो लड़की का नाम था और था गुप्ता, और फिर आगे लोग नोटों पर इधर उधर पब्लिक प्लेसेस में लिख देते थे वो बेवफा है। तो इसी तरह से एक जिसे कहते हैं कि मास हिस्टीरिया टाइप क्रिएट हुआ था। अब विनोद ने उस तरह का मास हिस्टीरिया क्रिएट कर दिया। कमलजीत कौर, सुप्रतिम जी, आई लाइक द वे यू से कायदे से पूछताछ की। बिल्कुल कायदे से पूछताछ की, कोट अनकोट वाली बात है कमलजीत जी, आप समझती हैं। और कैसे पूछताछ होती होगी कायदे से, पुलिस वाले कैसे करते होंगे। सर आप बताइए, कहानी सुनकर बहुत अच्छा लगा और ये कहानी भी अच्छा लगा। जो पिछला वीडियो था उसमें कौन सी कहानी थी उसके बारे में तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शक बाद में जाकर भी वीडियो देखते हैं। अगर उस कहानी के बारे में अभी मैं राज खोल दूंगा तो शायद आप लोग उस वीडियो को न देखें, आप लोगों को भी का भी मज़ा किरकिरा हो जाए। तो इसीलिए मैं उसके बारे में तो नहीं बताऊँगा, लेकिन इन्होंने कहा है कि वो स्टोरी जो मैंने लास्ट टाइम सुनाई थी वो बहुत अच्छी थी। जय श्री राम एक तस्वीर डीपी में लगी हुई है और नाम है पेशाला। सर आपका स्टोरी सुनाने का तरीका बेस्ट है। आप किसी घटिया लोगों के कमेंट मत पढ़ा करो क्योंकि कुछ लोग मूर्ख होते हैं। ये बहुत गुस्से में हैं और इन्होंने ये भी लिखा है कि मूर्खों को समझाना बेकार है। चलिए ठीक है, मतलब आपकी अपनी सोच है। ये भी बात सही है कि जो मूर्ख होते हैं उन्हें समझाना वाकई बेकार होता है, लेकिन जब हम ये समझते हैं कि क्राइम तक के प्लेटफॉर्म पर जब आप सब जुड़े हुए हैं तो आप हमारे फैमिली मेम्बर की तरह हैं, तो हम कम से कम 1-2 बार 3 बार कोशिश तो ज़रूर करेंगे कि अगर आप हमारे फैमिली मेम्बर हो, किसी वजह से हमसे नाराज़ हैं, तो नाराज़गी तो सिर माथे पर, लेकिन नाराज़गी के बाद अगर आप गाली देते हैं, अब्यूसिव वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए कम से कम 1 आध बार तो आपको मना ज़रूर किया जाए। कमलेश शर्मा लिख रहे हैं, हेलो माय डियर ब्रदर, आई लाइक द वे यू टेल द स्टोरी, योर वॉइस इज़ लवली, गॉड ब्लेस। थैंक यू वेरी मच कमलेश जी। अन्ना लेट्स गेट एक्वेंटेड के नाम से एक आईडी है और इन्होंने 1.5 मिनट के टाइम पर मिराकुलस लिखा है। क्यों लिखा है ये मुझे नहीं पता। योगेश सिंह, सर प्लीज़ अपलोड ईच एपिसोड ऑफ योर शो जुर्म ऑन तेज़ यूट्यूब चैनल। योगेश जी, आपकी ये फरमाइश और आपके जैसे बहुत सारे दूसरे दर्शकों की फरमाइश मुझ तक पहुंची है। मैं मैनेजमेंट तक की बात पहुंचाने की कोशिश करूंगा। लगे हाथ आप लोगों को बता दूं कि आज तक का एक सहयोगी चैनल है तेज़, जो सारे डिजिटल मतलब सारे जो टेलीविज़न चैनल है वो टीवी पर उपलब्ध है, सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, केबल पर उपलब्ध है। तेज़ में रात को 10:30 बजे मैं एक शो लेकर आता हूँ जिस शो का नाम है जुर्म। उस शो को आप लोग ज़रूर देखा करें। उसको अगर आप लोग देखेंगे तो मतलब ये एक अच्छी बात होगी मेरे लिए। थैंक यू वेरी मच। सौरभ शाह जी, आई वॉच्ड you reading some negative comments from other viewers. I admire your patience. Good job. थैंक यू सौरभ जी, थैंक यू वेरी मच। आप जैसे लोगों का हौसला और सपोर्ट है तभी मैं नेगेटिव कमेंट्स भी बहुत साहस जुटाकर पढ़ लेता हूँ। पंडित ब्रदर अभी, इन्होंने लिखा है सेकंड कमेंट। इन्होंने मतलब दूसरा कमेंट उस वीडियो में किया होगा, इसलिए आई लाइक द वे यू टेल द स्टोरी। ब्लेसिंग्स फ्रॉम यूएसए। बलजीत सिंह लिख रहे हैं, नसरीन कुरैशी, साउंड इज़ वेरी लो। नसरीन जी पता नहीं, मतलब ये कंप्लेन तो और किसी ने की नहीं है। एक बार प्लीज़ आप भी अपना मोबाइल या जिस डिवाइस पर भी आप ये लाइव सुन रही थी प्लीज़ उसे चेक कीजिएगा। कमल शर्मा जी ने तारीफ़ों के पुल बांध दिए हैं, इसको तो पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि जब नेगेटिव कमेंट पढ़ता हूं तो पॉजिटिव कमेंट पढ़ने का हक तो ऐसे ही मिल जाता है। कमल शर्मा जी ये लिख रहे हैं कि मुझे गर्व था अपने शब्दकोश पर आपकी तारीफ़ में हम निशब्द हो गए। आपकी आवाज़ में जादू है। थैंक यू वेरी मच। ऐसा क्यों, इतने अनोखे शब्द का प्रयोग तो नहीं हुआ। गुड़िया सिंह ने उनको जवाब दिया है।
तो गुड़िया जी मुझे नहीं पता, लेकिन कमल जी इम्प्रेस्ड हैं तो रहने दीजिए, क्या बुरा है। विकास वर्नवाल जी, जो लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं उनकी लाइफ में नेगेटिविटी भरी हुई है और कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, इसीलिए किसी की बुराई करने से पहले अपने बुराई और अपने अंदर झांक लो। और सुप्रतिम सर का बड़प्पन है कि वो कमेंट पढ़ लेते हैं आपका। सर आई लाइक द वे ऑफ योर स्टोरी टेलिंग, कीप इट अप। थैंक यू वेरी मच विकास वर्नवाल जी, इतनी तारीफ़ आपने की है। मैंने पहले भी कहा कि इस तरह के पॉजिटिव कमेंट्स की वजह से जो है वो हौसला मिलता है कि अच्छे बुरे हर तरह के कमेंट्स पढ़ जाऊँ। अब इतना अमृत की जो धार आप लोग बहाते हैं, तो इतना अमृत अगर पी सकता हूँ तो 2-4 बूंद गरल या विष भी पीना पड़ता ही है। तो इसीलिए कोई बात नहीं, नेगेटिव कमेंट भी ठीक है, लेकिन अब्यूसिव नहीं होना चाहिए। मतलब जहर इतना भी जहरीला ना हो कि मेरी जान ही चली जाए। सऊदिया क्रिश के नाम से एक कमेंट है, इन्होंने लिखा है, उपेंद्र जी नमस्कार, गुड इम्प्रूवमेंट इन स्टोरी टेलिंग। चलिए, स्टोरी टेलिंग में इम्प्रूवमेंट हुआ है, आपने जो कॉम्प्लीमेंट किया है इसके लिए तो बहुत धन्यवाद क्रिश। लेकिन उपेंद्र जी कौन है मुझे समझ में नहीं आया। मेरा नाम तो सुप्रतिम बैनर्जी है। हरी, क्राइम रिपोर्टर कैसे बने, इन्होंने ये पूछा है। देखिए, क्राइम रिपोर्टर बनने के लिए जो है मुझे लगता है कि आपको जर्नलिज्म की पढ़ाई सबसे पहले करनी होगी, और अगर आप क्राइम रिपोर्टर बनना चाहते हैं तो आपको क्राइम की खबरों के प्रति जो है अपना रुझान, अपनी रुचि बढ़ानी होगी। आपको ये समझना होगा क्राइम की घटनाओं के बारे में, इन्वेस्टिगेशन के बारे में। आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, हर जगह जो है बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस मौजूद हैं। खूब पढ़िए, खूब लिखिए, क्राइम के स्टोरीज़ देखिए और जर्नलिज्म कीजिए। जर्नलिज्म करने के बाद किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने की कोशिश कीजिए। और अगर अपना खुद का काम शुरू करना चाहते हैं तो कोई मैगज़ीन, कोई अखबार निकालिए, कोई यूट्यूब चैनल शुरू कीजिए, फेसबुक लाइव आ जाइए, फेसबुक पर क्राइम की घटनाओं को लेकर बताइए, और इस तरह से आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिक नेसेसिटी है या जो बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन है वो है जर्नलिज्म की पढ़ाई करना। वैसे मैं आपको बताऊं कि जब मैंने शुरुआत की थी आज से कई साल पहले, कई साल बहुत ज़ोर देकर कह रहा हूँ, लेकिन कितना साल नहीं बताऊँगा, उससे पोल खुल जाएगी। तो तब जो है मैंने जर्नलिज़्म की पढ़ाई नहीं की थी, और तब जर्नलिज़्म के क्लासेस और इतने सारे होते भी नहीं थे। कुछ चुनिंदा ऑर्गेनाइजेशंस थे, यूनिवर्सिटीज़, जहाँ पर जर्नलिज़्म की पढ़ाई होती थी। और मैं सुदूर झारखंड के जमशेदपुर का रहने वाला था, वहाँ उस समय जर्नलिज़्म की पढ़ाई होती नहीं थी। शायद मैं जिस यूनिवर्सिटी के अंडर में पढ़ा, रांची यूनिवर्सिटी, उस समय रांची यूनिवर्सिटी में भी जर्नलिज़्म के कोर्सेज़ नहीं थे। तो मैंने सीधे अखबार में काम करने से शुरुआत की, और मैं लकी रहा कि मुझे मेरे इतने अच्छे सीनियर्स मिले जिन्होंने मुझे बड़ा नरिश किया, बहुत कायदे से गाइड किया, और मैं आज यहाँ आप सबके सामने हूँ। नवी रंधावा, हेलो सर जी, कैसे हैं आप? आई हैव बिकम ग्रेट फ़ैन ऑफ योर्स। ग्रेट फ़ैन को उन्होंने कैपिटल लेटर में भी लिखा है। इतने वक्त से आपको सुनते सुनते अब मैं भी आपकी वीडियो कहानी का बहुत वेट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और भी उन्होंने लंबी बातें लिखी है। थैंक यू वेरी मच नवी रंधावा, इतने अच्छे और पॉजिटिव कमेंट्स के लिए। और अमजद अली, सर प्लीज़ एक वर्ड, आपका लोकेलिटी जो कुछ लोग नहीं पढ़े हुए हैं ओहनू नहीं पता लगता, प्लीज़ सर एक लोकेलिटी, एक ठंडा बस्ता और एक घनिष्ठता, प्लीज़ सर ये ओवर लगता, ये प्लीज़ आप अच्छी कहानी सुनाते हो। देखिए, आपने जो लिखा है अमजद अली साहब, मुझे आपकी आधी बात समझ में नहीं आई, लेकिन जितना मैंने रिट्रीव किया, जितना मैंने आपकी बातों से हासिल किया, उसका निचोड़ मुझे समझ में आया कि कुछ ऐसे लफ्ज़, कुछ ऐसे अल्फाज का मैं इस्तेमाल करता हूँ जो कम पढ़े लिखे लोगों को शायद समझ में नहीं आता है, तो मुझे उन लफ्ज़ों से बचना चाहिए। एक लफ्ज़ आपने लोकेलिटी लिखा है, दूसरा आपने ठंडा बस्ता लिखा है, तीसरा आपने घनिष्ठता लिखा है। तो लोकेलिटी मतलब किसी छोटे इलाके की बात होती है, ठंडा बस्ता मतलब किसी मामले को पीछे कर देना। अगर आप पंजाबी हैं तो पंजाबी में कहते हैं ना, खुड्डे लाइन लगा देना, मतलब किसी मामले को दबा देना। और घनिष्ठता एक वर्ड है, हिंदी का वर्ड है। घनिष्ठता का मतलब इंटीमेसी, एक कुर्बत, अगर आप उर्दू में कहें तो बड़ी नज़दीकी, उसको घनिष्ठता कहते हैं। तो सुनील सिंह इसके बाद है, हाय सर जी, आपके बस में जितना हो उतना ही कमेंट रीड कीजिए और ये जवाब दीजिए, हम बुरा नहीं मानेंगे। आपकी आवाज़ और स्टोरी जिस अंदाज में आप सुनाते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच सुनील सिंह जी, आपने वाकई बड़े दिल वाले होने का परिचय दिया है। हालांकि जो लोग नाराज़ हो जाते हैं कमेंट नहीं पढ़ने की वजह से, उनका दिल छोटा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ,
लेकिन इन्होंने कम से कम, सुनील जी ने ये बात तो कही है कि वो नाराज़ नहीं होंगे, उन्होंने थोड़ा हौसला दिया है, तो इसीलिए मैं उनका ग्रेटफुल हूँ। बाकी जिनका कमेंट आज नहीं पढ़ पा रहे हैं, प्लीज़ वो भी बुरा ना माने, अगली बार ज़रूर हम उनका कमेंट पढ़ेंगे या नाम पढ़ेंगे। आज कुछ और नाम जल्दी से पढ़ देता हूँ, कमेंट अब पढ़ने का वक्त और ज़्यादा बचा नहीं है। घूम केतु, अंकित नेगी, अजहर मंसूरी, रामविलास दयानिधि, संकल्प शर्मा, अमजद अली का तो मैंने पढ़ ही लिया नाम, कृष्णा शर्मा जी, गॉड ब्लेस यू, बेटा सुप्रतिम ये लिखती हैं, ये बनारस से हैं और बिल्कुल एक माँ की तरह वो मुझे प्यार करती हैं और मुझे अपने बेटे की तरह मानती हैं। उन्होंने पहले कमेंट में इसके बारे में मुझे लिखा है, इसीलिए मैं जानता हूँ। कृष्णा जी, मेरा चरण स्पर्श आप तक पहुँचे। मैक, हेलो केम छो मजामा, इन्होंने ये पूछा है। बिमल लिंबू, इनका भी कमेंट आया है। अजहर मंसूरी साहब, मीना डब्ल्यू के नाम से भी एक कमेंट है। नेगेटिव कमेंट्स को इन्होंने इग्नोर करने के लिए कहा है। सुपर से ऊपर सर, विजय कुमार राय ने लिखा है। अनुराग पंचता, स्वाति स्रा के नाम से भी एक कमेंट है, उन्होंने अब्यूसिव और नेगेटिव कमेंट्स को इग्नोर करने के लिए कहा है। अलका यादव, हिंदी में बात किया कीजिए प्लीज़, 95% उर्दू ही बोलते हैं, अलका यादव जी ने कहा है। अच्छा, मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा और हिंदी बोलूं, मैं चेष्टा करूंगा कि मैं और हिंदी में बात करूं, कोशिश तो फिर उर्दू हो गया। के नाम से एक आईडी है, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। हरि प्रसाद दीक्षित, मल्लिकार्जुन भार्गव, अमना शाह, सबीना गुरुंग, बाबू भरवाड़, आरती शर्मा, स्वप्ना जेना, मामोनी दास, रामनिवास रमेश, बलतेज बरार, रोहित, दीपा बिंदर चौहान, आर के एस गेमर, राहुल प्रजापति, नवनीत सिंह। बहरहाल बहुत धन्यवाद आप सबका। और भी लोगों के नाम हैं लेकिन और पढ़ नहीं सकता, समय सीमा जो है वो ख़त्म हो रही है। आप सबसे फिर मेरी मुलाकात होगी, तो फिलहाल मुझे और मेरे साथी मोहम्मद आसिम को इजाज़त दीजिए। बहुत खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।